शेयर इस पर गुरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेटीएम का जो दी वर्स्ट है, क्या वो ओवर हो गया है? 350 रुपए से शेयर घूमा और लगातार चलते चलते अब ये 400 रुपए के ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा है। कल हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने तो बाकायदा इसको रेकमेंड भी किया लॉन्ग टर्म के लिए। पेटीएम पर क्या आपका भी कन्विक्शन है? पेटीएम माइनस पेटीएम पेमेंट्स बैंक, क्या आप चीजें ठीक ठाक दिख रही हैं? है अभिषेक भाई, लेकिन वो बिकवाली की तरफ है। मैं मायूस कर रहा हूँ, आपको क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन हमारी कवरेज की राय थी यहाँ पर पिछले साल अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास, जब ये 850 900 के स्तर पर था, तभी हमने हमारी जो खरीदारी की राय थी उसको तब्दील बदल करके बिकवाली की राय दी थी। और फिर ये कांड मेरे ख्याल से कुछ 1.5 महीने पहले हमारे सामने आया, जिस तरीके से पाबंद किया गया इस कंपनी को, और फिर विभाजन हुआ पेटीएम बैंक का, यूपीआई का, वगैरह वगैरह। तो हमें तो आज की तारीख में भी हमारी बिकवाली की राय है। हमें नहीं लग रहा है कि इस स्तर पे भी कोई खरीदारी की आपको सोच रखनी चाहिए। ये एचडीएफसी बैंक ना हरे निशान में आया अभी अभी, फिर से जरा ये 500 रुपये ऊपर आया है। कुछ करना है या फिर अभी छोड़ दें? तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है। जब पूरे मार्केट्स में एक अच्छी तेजी हो रही थी, तब नो पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में हमने ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी। लेकिन कहीं ना कहीं 1350 1370 की रेंज में स्टॉक ने सपोर्ट बेस बनाया, और जो डाउन ट्रेंड था वो अब साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप अगर पिछले एक महीने में भी देखेंगे तो स्टॉक 1400 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और सामने 1470 1480 के लेवल स्टॉक ने पार नहीं किए। सो बेटर है कि स्टॉक अभी भी काफी नो रेंज में है, तो ये रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करें। ये से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप सोच सकते हैं कि प्राइस वाइज करेक्शन क्योंकि खत्म हो चुका है, तो ये ग्रेजुअल मैनर में स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज नो स्टॉक में देखनी चाहिए अभी। क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होगा, टाइम वाइज करेक्शन भी हो, तो ये समय आपको यूटिलाइज करना चाहिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो क्योंकि साइडवेज ट्रेंड है, तो बेटर है कि 1480 के ऊपर का ब्रेकआउट आए, उसके बाद ट्रेडर्स के लिए मौका रहेगा स्टॉक में खरीदारी के लिए। दो तीन शेयर ऐसे हैं जिसको हम जरा दिखाना चाहेंगे। एक तो जेवीएम ऑटो, बसों के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है, ई बसेस के लिए, उसी की कंपनी भी है ये। हालांकि 6-7% ये शेयर ऊपर था, लेकिन अब जो तेजी रह गई है सिर्फ 1% के आसपास की रह गई है। आप देखिए आज का हाई है 2065 का, और अब 1900 रुपये के नीचे आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, ऊपरी स्तरों से तेजी गंवाकर। इंटरग्लोब एविएशन, जिस पर कि कोटक की एक रिपोर्ट भी थी, 4200 रुपए के लक्ष्य भी थे। शुरुआत में हमने इंटरग्लोब एविएशन में भी तेजी देखी थी, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन भी अपनी तेजी को गंवाकर कहीं न कहीं एक क्रूड वाला जरूर फैक्टर होगा इंटरग्लोब के लिए। अब ये शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। आज का हाई है 3342 का, 3236 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीब करीब 100 रुपए नीचे आकर कारोबार कर रहा है। तीसरा शेयर जो है, इस पर भी खबर थी और हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि वोडाफोन पीएलसी इंडस टावर्स में ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, और जो हिस्सेदारी है वो मोबिल वेस्ट के जरिए है इंडस टावर में वोडाफोन पीएलसी की। 3.2% स्टेक है मोबिल वेस्ट की, और करीब करीब 8.5 करोड़ शेयर है। 210 से 220 रुपए के बीच में ये डील हो सकती है। उसका सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं, 5% नीचे फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है इंडस टावर का। गौरांग सर, एक बार इंडस टावर पर व्यू दीजिए सर। 236 रुपए पर फिलहाल है, 5% के आसपास से गिरावट है, करना क्या चाहिए इसमें? अभिषेक, इस पर भी काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, लेकिन दिक्कत ये बात है कि नतीजों पे कम और खबरों पर ज्यादा चलता है ये। आज क्योंकि ज्यादातर ब्रॉडर मार्केट्स में हमने नीचे के तरफ के दायरे देखे हैं, इस स्टॉक पे भी थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, और ये जो खबर आई है उसके चलते भी थोड़ी बहुत ऊपर की जो स्तर थे वहां से नीचे लुढ़कता हुआ दिखा है। तो लंबी अवधि का नजरिया है आपका इंडस टावर में, तो फिर आप बने रह सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा अभिषेक, जो मैंने पिछले हफ्ते भी करी थी, कल भी सोमवार प्रातःकाल हम ओपनिंग शो में जुड़े थे आपसे, बाजार में उठापटक बहुत हावी हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, इंडस टावर को लेकर ये व्यू। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ तो गए हैं, थोड़ी देर शरद को हम वेट कराएंगे। एक व्यू राजेश जी आप ना ओएमसीज पर दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल 4% नीचे, एचपीसीएल, आईओसी, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या संकेत दे रहे हैं इनके चार्ट्स?
क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर ये बाय ऑन डिप्स वाले शेयर हैं? ये आपका असेसमेंट क्या कहता है राजेश जी? देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में थर्ड फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक करेक्शन का दौर देखने को मिला है। अगर लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में अभी भी बुलिशनेस है, बट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये वीकनेस का जो दौर देखने को मिला है, इसमें अब स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी डाउन साइड में तोड़ा है। तो हमें लगता है कि ये जब तक ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते रहेंगे तो सप्लाई तो यहाँ पे और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों पे ही हमें लगता है कि वीकनेस बढ़ेगी। बीपीसीएल का जो एचपीसीएल का जो इम्पोर्टेंट लेवल है हायर साइड पे, वो है करीब 470 के आसपास। जब तक वो लेवल को वापस से रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है, यहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। डाउन साइड में हमें लगता है जो नेक्स्ट टारगेट लोअर साइड पे बन सकता है वो 415 410 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं बीपीसीएल की बात करें तो जब तक अब स्टॉक 585 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे भी सप्लाई कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और डाउन साइड में बीपीसीएल का जो लोअर साइड पे लक्ष्य बन सकता है वो करीब 530 520 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। रुचित, आप इसको चेक करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन को? क्या एक दिन का अपमूव है, लेकिन लिस्टिंग के बाद में ये स्टॉक में जो ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में रहा है वो काफी नेगेटिव रहा है। तो आई थिंक फॉलो अप मूव्स देखना काफी जरूरी है। हम देख रहे हैं कि एक तो मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी या करेक्टिव फेज में है, और ऐसे करेक्टिव फेजेस में एक दिन के अपमूव से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, आई थिंक ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल तो मैं नहीं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा, लेकिन ये फॉलो अप मूव अगर स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टॉक आगे चल के हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत अगर यही से करता है, तो उसके बाद स्टॉक में री एंट्री के लिए देखा जा सकता है। तो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, बट बाइंग के असर तो फिलहाल नहीं लग रहे। ठीक है, बाइंग के सार है भी नहीं और ये पहली बार का कैंडल बन रहा है जो आज आपको 4.5% मूव दिख रहा है। इसके अलावा बैक टू बैक ये शेयर टूटा है और मैं बोलूँगा ये लिस्ट हुआ था 23 अगस्त 2023 को, और उसके बाद इसका हाई बना हुआ है 250 के आसपास, 257 का, और आज ये शेयर चल रहा है 157 का। तो 100 पॉइंट खाली हुए हैं इसमें से, यानी कि ऑलमोस्ट 42% का ऊपरी स्तरों से ये शेयर टूटा हुआ है। ठीक है, सिलेक्टिव रहिए, बढ़िया रहिए। और इस बीच मार्केट के अंदर 250 पॉइंट की गिरावट है और 21,800 के बिल्कुल मुआयने पर आके रुक गया है निफ्टी। देखते हैं क्या होता है। आज क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, 21,800 तो कम से कम बचे। चलो ठीक है, आपके पास 50 दिन की एवरेज नहीं बचती तो आगे बढ़ें। कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करवा लें मार्केट के अंदर। अच्छा, एक शेयर अभी भी मेरे को मिला है, उसका नाम है रेडिको खैतान। राजेश सर इसको ज़रा चेक करेंगे। राजेश सर, रेडिको खैतान थोड़ा डिलीवरी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? डिलीवरी लेके रखेंगे सर इसको 1 महीना कम से कम? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, और अगर इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले 2-3 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है स्टॉक का। जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर, हमें लगता है यहाँ पे अगर गिरावट भी आती है तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे बुलिश ट्रेंड इंटेक्ट है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो डाउन साइड पे जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया है वो है करीब 1550 1560 के आसपास। तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड जैसे ही स्टॉक में ये 1700 के लेवल क्रॉस करेगा, यहाँ पे इसका वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा और ये वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करते हुए दिखेगा। एंड देन हो सकता है कि आगे आने वाले फिर समय में हम इसमें 1850 1900 तक के अपसाइड भी देखें आगे पोजिशनली। तो डिप्स में बाय करना है, 1560 का स्टॉप लॉस होगा। 1700 के ब्रेकआउट के बाद आप इसमें एग्रेसिवली और भी ऐड कर सकते हैं लॉन्ग साइड की पोजीशन। हमें लगता है फिर वहां से 1850 1900 तक के अपसाइड भी आते हुए दिख सकते हैं। जो पिछले महीने काफ़ी चर्चाओं में रहा था, उस शेयर का नाम था गेल। 200 की आते आते रुक गया, बस कहते हैं ना कि हाथ लगाना बाकी था 200 को। 194 197 तक भी गया, लेकिन उसके बाद शेयर थोड़ा सा रुक गया और अभी वापस से 172 आ गया। दिखाइए आप इसका 1 महीने का चार्ट, तो 1 महीने वाला चार्ट दिखाइए तो ज़रा क्लियर हो जाएगा आपको। जब ऐसी बातें बोले जाए ना, प्रोड्यूसर साहब खुद से अपना महीने वगैरह का चार्ट आप दिखा दिया करो, एंकर की ज़्यादा वेट मत करो। ठीक, रुचित वापस से अटैम्प्ट लेगा ये 194 193 की रेंज में जाने के लिए? ब्रॉडली देखेंगे तो मार्केट के साथ साथ करेक्ट हुआ है, बट करेक्शन में कोई इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं है स्टॉक में। सो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये स्टॉक में
60 से 165 के बीच में अराउंड 165 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे 2 दिन पहले लो भी उसके आसपास ही बना है। तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन अगर ये स्टॉक 165 के आसपास मिलता है फिर से थोड़े से टिप में, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बनेंगे स्टॉक में कॉन्ट्रा बाइस के लिए। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 165 100 रेंज आते हैं तो वहां पे खरीदारी करें, और वहां से अगर अप ट्रेंड रिजम्पशन होता है तो पॉसिबिलिटीज आप थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म में एक वापस से नए हाई स्टॉक में बनते हुए देख सकते हैं। तो क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है सेलिंग में, तो ये जस्ट एक करेक्शन है ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ, बट ऐसे कोई बड़ी गिरावट आई थिंक ये स्टॉक में नहीं आनी चाहिए। एक और बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है, खैर ये आप बता रहे हैं, और दूसरा आप बता रहे हैं कि वॉल्यूम वगैरह के कम से गिर रहा है ये। ठीक है, नोटिस रखेंगे सर हम अपने शेयर, जब भी ये कुछ बेस बनाएगा वापस इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। और बाज़ार के साथ ही नीचे आया है, हो सकता है बाज़ार के साथ ही वापस ऊपर भी चला जाए। एक शेयर में और पता करना है, शायद गुरांग सर इसको जरूर ट्रैक करते होंगे सर। मैग्मा फिनकॉर्प से बदल के कंपनी बनी थी पूनावाला फिनकॉर्प, सर आपको याद होगा गुरांग सर, जरा आप इसको ट्रैक करते हैं क्या? अगर ट्रैक करते हैं तो एक कमेंट आपका चाहिए। मैं थोड़ा ढूंढ के शेयर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर भी मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी दिख रहा है ना, वॉल्यूम, प्राइस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वो सब मैं आपसे पता कर लेता हूँ। दिव्य, बिल्कुल याद है ये कंपनी का नाम क्या हुआ करता था और फिर क्या हुआ था और किस तरीके से बदलाव हुआ और नाम में भी बदलाव हुआ। लेकिन तकलीफ ये है डिम्पी भाई के फिर पूनावाला फिनकॉर्प पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हाल ही में विभाजन की गई कंपनी जो हमारी खरीदारी की सूची में है वो है जियो फाइनेंशियल्स, और मेरे ख्याल से पिछले महीने भर में काफी ऊपरी तरफ के दायरे तय किए हैं। तो अगर आपने निवेश नहीं किया और निवेश किया का मन बना रहे हैं वित्तीय क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो जियो फाइनेंशियल हमें काफी पसंद आता है।